एक ऐसे वीडियो की बात हम करने जा रहे हैं जो वीडियो सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से खलबली मचाए हुए है और सबसे ज़्यादा किसी की नींद हराम है तो वो सत्ता पक्ष है, क्योंकि पूरे देश के अंदर अरबों खरबों रुपए लगाकर जो माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया गया था, इस एक वीडियो ने उस सारे मेहनत पर पानी फेर कर रख दिया है। और सही मायनों में अगर कोई देशभक्त है, सही मायनों में जिसे इस देश की लोकतंत्र से प्यार है, सही मायनों में जिसे इस देश की आज़ादी से प्यार है, उसे यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि हमारी अपनी मजबूरी है कि हम इस वीडियो को फेसबुक पॉलिसी के तहत उस वीडियो को डायरेक्ट पोस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो उस वीडियो को ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर और उनके फेसबुक पेज पर जरूर देख सकते हैं। उस वीडियो के कुछ अंश को आपके सामने रखना चाहूंगा जो बड़ा ही मजेदार तरीके से इस वीडियो में रखा गया है। सबसे पहले इस वीडियो में यह वार्निंग दी गई है कि वार्निंग देते हुए ये ध्रुव राठी के द्वारा बताया गया है कि भक्त के 3 प्रकार होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो मोदी जी को भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। और दूसरे वो लोग हैं जो मोदी जी को अपना सब कुछ यानी अपना दिल भी दे बैठते हैं। इनका दिल धड़कता है तो मोदी जी के लिए ही धड़कता है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे। और तीसरे वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर मोदी जी ने किया है तो बेहतर ही किया होगा, मोदी जी ने अगर डिसीजन लिया है तो अच्छा ही लिया होगा। फिर ध्रुव राठी अपने वीडियो में पूरे सबूत के साथ ये बताते हैं कि किस प्रकार हमारे देश में वन नेशन वन पार्टी की तरफ यानी एकात्मक शासन और एक ही पार्टी की सरकार हो, एक ही पार्टी की चुनाव में पार्टिसिपेट कर, जो एक के बाद एक पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में घटित हो रही है। जैसे मीडिया से अपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। मीडिया में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं कि अपोजिशन के नेताओं के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। तो मीडिया से अपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, विधायक और सांसदों की खरीदो फरोख्त करना, चुनी हुई सरकारों से पावर छीन लेना, नए कानून बना करके जांच एजेंसियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। एक एक बात पे जरा गौर करिएगा, अगर आप सच्चे देश के चाहने वाले हैं तो, उन 3 कैटेगरी में नहीं है तो। और सीबीआई का प्रेशर, ईडी और सीबीआई का प्रेशर अपोजिशन के नेताओं को जेल भेजने के लिए बनाना, राज्य सरकारों के कार्यों में दखल देना राज्यपालों के माध्यम से, राज्य सरकारों की तरफ दी जाने वाली जो फंड है उसको रोक देना और जनता से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार छीन लेना। और अगर कोई धरना प्रदर्शन करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से उनका स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग को छुपाने के लिए। और अगर कोई अपोजिशन का लीडर जीत भी जाए तो उसे सीधे इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना और अपोजिशन के लीडरों को चुनाव हरा देना। इन सभी घटनाओं का वर्णन इतने सुंदर तरीके से किया गया है, इतना बेहतर तरीके से किया गया है कि जिसके पास भी थोड़ा सा भी अकल होगा वो ये बात जरूर समझ लेगा कि देश का लोकतंत्र वाकई खतरे में है, देश की डेमोक्रेसी वाकई आईसीयू के अंदर पहुंच चुकी है। डेमोक्रेसी का मतलब समझाते हुए यह बताया गया है कि कुछ लोगों को लगता है कि रेगुलर इलेक्शन होना, वोट डालते रहना ही डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर यह डेमोक्रेसी है तो नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देते हुए बड़ा बेहतर तरीके से समझाया गया है कि नॉर्थ कोरिया में भी रेगुलर इलेक्शन होते रहते हैं। अगर आप सरकार के द्वारा चुने हुए कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं तो आपको एंटी नेशनल समझा जाता है नॉर्थ कोरिया में, आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, आपका घर छीन लिया जाएगा। लेकिन बात अगर सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है कि वहां डेमोक्रेसी शब्द लगा हुआ है, डेमोक्रेसी शब्द है कि नहीं है, तो आपको यह बताते चलूं नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल नेम में भी डेमोक्रेसी शब्द आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK पुकारा जाता है, उनकी सरकार में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर कोरिया में एक डिक्टेटरशिप कंट्री ही माना जाता है उत्तर कोरिया को, और रसिया को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्शन तो वहां भी होते हैं, इलेक्शन रेगुलर होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि पुतिन के सामने जो भी खड़ा होता है तो या तो वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है या किसी ना किसी कारण से उसको मार दिया जाता है। तो चुनाव तो रेगुलर वहां भी हो रहे हैं, इलेक्शन तो रेगुलर वहां भी हो रहे हैं, लेकिन क्या उन मुल्कों को, उन देशों को आप लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? जरा सोचिएगा। तो इससे ये बात साफ हो जाना चाहिए कि सिर्फ इलेक्शन होने का नाम ही डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। मतलब जनता को आज़ादी है कि वो जिसे चाहे वोट डाल सकते हैं, और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट का, अलग अलग पार्टियों के जीतने के फेयर चांस है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज है।
हाल ही में आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में के चुनाव में क्या हुआ। चंडीगढ़ के चुनाव में खुलेआम देखने को मिला कि किस प्रकार पीठासीन अधिकारी ने भाजपा को जिताने के लिए मत पत्रों को इनवैलिड करने का काम किया। और इस तरह का खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड भारत के इतिहास में इससे पहले आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा। और यह सब कुछ किसके राज्य में हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हो रहा है और इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे हो रहा है। और इसी को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो सीधा कह दिया था कि यह सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस चुनाव को बचा जरूर लिया था, लेकिन सवाल इस बात का है कि यहां एक सीसीटीवी कैमरा अगर नहीं होता और बैलेट पेपर न होते तो क्या यह चोरी पकड़ी जाती? कि आप ये जान पाते कि किस तरीके से इस चुनाव में धांधली की गई है? यह सिर्फ एक उदाहरण है। इससे पहले 2021 की खबरों को देखिए तो असम में बीजेपी की नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन पाई गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को रिपोल ऑर्डर करना पड़ा उस जगह के लिए। उसी 2 फरवरी 2022 को यह भी खबर सुनिए कि 3 अनजान लोगों ने पुणे में शाश्वत तहसील के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट ही चुरा ली। देश के लोकतंत्र के साथ अच्छा मजाक चल रहा है। ये इलेक्शन इस तरीके से हो रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि देश तो हमारा लोकतांत्रिक है। अब देश में लोकतंत्र होने के लिए इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका आपको मूल्यांकन करना है। पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर सैकड़ों आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी भी इलेक्शन कमीशन पर 2014 से पहले आरोप लगा चुके हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया था। यह अलग बात है कि 2014 में वो भारी मतों से चुनाव जीत गए। प्रशांत किशोर ने खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी इतना पार्शल और इतना बाइस्ड इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ने यह साफ निर्देश दिया है कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी आप चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही बेशर्मी के साथ 2019 से पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, उन शहीदों के नाम पर अगर कोई नेता वोट मांगा तो वो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इनसे एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने इंडियन आर्मी को ही मोदी जी की सेना पुकार दी। अभी लेकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज तो की गई थी, लेकिन 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और 21 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। आज के युग में जबकि सीधे सबूत नजर आ रहे हैं, नियमों को तोड़ा जा रहा है, यह दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें क्लीन चिट दे दिया जा रहा है। तो कितना फ्री एंड फेयर है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी जी को लेकर, उनके लोकसभा सीट को लेकर के उनकी तुलना, उनके लोकसभा क्षेत्र की तुलना सीधे पाकिस्तान से कर दिया था। लोकसभा क्षेत्र को पाकिस्तान से कंपेयर करना यह भी नियमों के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी अमित शाह को क्लीन चिट दे दी। कुल मिलाकर 7 ऐसे केस हैं जिनमें मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट दी गई। इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको पूरे तरीके से बरी कर दिया गया। एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि 3 इलेक्शन कमिश्नर जो कि इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उन 3 इलेक्शन कमिश्नर में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने इन 7 में से 5 केसों पर अपनी अलग राय अपनाई थी। यानी उनका कहना था कि एक इलेक्शन कमिश्नर जो थे जिन्होंने यह माना था कि यहां पर इन लोगों को क्लीन चिट नहीं मिलना चाहिए। अब जरा गौर करिएगा कि जब एक इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात को माना कि ये मुजरिम है, ये दोषी पाए जा रहे हैं, तो उनकी हालत क्या हुई। बाद में पता चला कि इस इलेक्शन कमिश्नर का नाम अशोक लवासा था। आपको यह जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बाद में उनके पत्नी, उनके बेटे, उनके भाई, उनके बहन, उनकी मां, परिवार में सबको ईडी और सीबीआई का नोटिस भेज दिया गया। सिटीजन कमीशन इन इलेक्शन ने अपने रिपोर्ट में यह बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया गया। डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ द पावर यानी शक्तियों का बंटवारा, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का स्वतंत्र होना लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा होता है। राजनीति शास्त्र में भी हमको यह बात बखूबी पढ़ाया गया है कि शक्तियों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस कैसे बनाए रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन और बाकी इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की जो नियुक्ति होगी वो 3 लोगों की एक कमेटी के द्वारा की जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक अपोजिशन का लीडर होगा और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। ऐसा करने के पीछे मकसद यह था कि जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति किया जाएगा वो सही मायनों में निष्पक्ष और
स्वतंत्र होकर कार्य कर सकेगा और इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कर सकेगा, इलेक्शन को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप में आसानी से करा सकेगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार ने एक नया कानून लेकर आई जिसमें यह कहा गया कि इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने की जरूरत नहीं है, उनको बाहर करो और हम अपना ही कोई एक मिनिस्टर इसमें बना लेंगे। अब अब इस कमेटी में सरकार के 2 नुमाइंदे हो गए। अब सरकार के 2 नुमाइंदे होंगे तो सोचिए ये मिलकर अगर इन्होंने संबित पात्रा को बना दिया, इलेक्शन में मुख्य बना दिया चुनाव आयोग, तो उस कंडीशन में संबित पात्रा कितना निष्पक्ष काम करेंगे और कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, इसका अंदाजा आपको लगा सकते हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति को भी कंट्रोल करना क्यों चाहती है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को लेकर चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और सेपरेशन ऑफ द पावर का उन्होंने हवाला दिया। तो ये सारे उदाहरण बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किए गए हैं।